तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक जुबीन गर्ग, असम की आवाज़, उनकी मौत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आपको कुछ अपडेट दे देता हूँ। आपको बताया था कि ठीक जुबीन गर्ग की 13वीं से कुछ घंटे पहले इस मामले में पहली बार 2 गिरफ्तारी हुई थी। एक जुबीन गर्ग के मैनेजर की और दूसरी सिंगापुर में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया कल्चरल फेस्टिवल हुआ था उसके ऑर्गेनाइजर महंता की। महंता को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जबकि मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को गुरुग्राम में एक टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया। दोनों को एक ही फ्लाइट से गुवाहाटी ले जाया गया और दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में जेल में है। 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी मिली हुई है। सीआईडी की स्पेशल टीम जांच कर रही है मामले की, ये भी आपको बताया। लेकिन अब एक नया अपडेट इसमें यह है कि जुबीन गर्ग की मौत को लेकर 2 और नई गिरफ्तारी अरेस्टिंग हुई है। और इत्तेफाक से ये 2 वो लोग हैं जिनसे लगातार 2 से 3 दिनों तक, बल्कि तीसरे दिन पूछताछ के बाद ही गिरफ्तारी हुई। सीआईडी के दफ्तर में ये दोनों हाजिर थे, उनसे वहाँ 7-7 घंटे एक दिन में पूछताछ हुई और फिर आखिरकार ऑफिशियली असम पुलिस की सीआईडी की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जिसको जुबीन गर्ग की मौत की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्होंने इन दोनों को ऑफिशियली अरेस्ट करने का ऐलान किया। ये दोनों वो लोग हैं जिनके नाम है, एक अमृता प्रभा, ये एक सिंगर है और जुबीन गर्ग के साथ लंबे वक्त से रहे। इसके अलावा जो दूसरे हैं वो म्यूजिशियन है, म्यूजिक डायरेक्टर शेखर गोस्वामी। तो शेखर और अमृता प्रभा ये दोनों सीआईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर हुए और इन दोनों को ऑफिशियली अब अरेस्ट कर लिया गया। अब सवाल यह है कि इन दोनों को क्यों अरेस्ट किया गया, क्योंकि ऑर्गेनाइजर और मैनेजर पर तो ये था कि इन लोगों ने लापरवाही बरती, जुबीन गर्ग को पानी में नहीं जाने देना चाहिए था, दिया। इसके बाद जब यह हादसा हुआ तो मेडिकल एड में मदद पहुंचाने के लिए देरी भी की। असल में अमृता प्रभा और म्यूजिशियन शेखर गोस्वामी ये दोनों भी 19 सितंबर को सिंगापुर में उस यॉट पर मौजूद थे जिस यॉट से पानी में छलांग मारी थी जुबीन गर्ग ने। और इसीलिए इनसे लंबी पूछताछ के बाद सीआईडी को लगा कि शायद ये लोग कुछ छुपा रहे हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामले में, और इसीलिए उन्होंने इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया। तो कुल मिलाकर जुबीन गर्ग की मौत में अब तक 4 अरेस्टिंग हो चुकी है। लेकिन आपको बता दूं कि अब भी जो असम में एफआईआर है उसमें सीधे सीधे मर्डर का कोई मामला दर्ज नहीं है। जो मामला है वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और तीसरा है लापरवाही, डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस, लापरवाही से हुई मौत। इसी बीच में जो पहली 2 गिरफ्तारी हुई थी उनमें से जो ऑर्गेनाइजर महंता है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। गुवाहाटी जेल में अपने वकील के थ्रू उन्होंने कहा है कि उन्हें असम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो माहौल है इस वक्त असम में जुबीन दा की मौत के बाद से लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और उसमें सरकार भी इसमें कुछ अलग रोल प्ले कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि सारे एफआईआर और ये मामला असम के बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए। और ये भी कहा है कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुबीन दा के साथ है और जिस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया में इन लोगों को पेश किया जा रहा है एक विलेन के तौर पर, वो भी गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट में शायद इस मामले की सुनवाई नेक्स्ट वीक, बहुत मुमकिन है मंडे को होगी। तो ये 2 अपडेट। तीसरी अपडेट ये है कि सिंगापुर से आखिरकार भारत सरकार की तरफ से की गई गुजारिश के बाद जुबीन दा की मौत के बाद जो पोस्टमार्टम हुआ था वहाँ के सिंगापुर के जनरल हॉस्पिटल में, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिंगापुर में भारतीय एम्बेसी के थ्रू असम पुलिस या सीआईडी तक पहुंचाई जा रही है। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आम नहीं हुई, सार्वजनिक नहीं हुई कि आखिर मौत की वजह क्या थी। डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह ज़रूर थी और वो था ड्राउनिंग यानी पानी में डूबना, लेकिन डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ है इसका खुलासा होना अभी बाकी है। तो अब तक जुबीन गर्ग की मौत में 4 गिरफ्तारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिंगापुर अथॉरिटी ने सौंप दिया है। अब सीआईडी के पास पहुंचेगी। सीआईडी अब आगे क्या करेगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो ये तो रही जुबीन दा की मौत की अपडेट। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बहुत पहले एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बेहतरीन स्क्रिप्ट थी इसकी, ज़ीशान कादरी ने कहानी लिखी थी जो आजकल बिग बॉस में है। और मुझे लगा था, खुद ज़ीशान कादरी ने कहा था कि वो कुछ ही दिन के बाद बाहर आ जाएंगे, क्योंकि एक शादी में जाने की बात हो रही थी, बट वो लंबे टिक गए और अब तो मैं चाहता हूँ कि फिर वो जीत कर ही बाहर आए। तो यही ज़ीशान कादरी की वो फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें एक डायलॉग था बड़ा मशहूर कि बाप का, दादा का, चाचा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो बाप दादा का बदला बेटा ले,
ये कुछ बात समझ से परे की चीज़ है। अब वो तो फिल्म थी, फिल्म में डायलॉग होते हैं ताकि लोग तालियां पीटे, लेकिन असली ज़िंदगी में फिल्म और फिल्मी डायलॉग का कोई मतलब हो या मकसद हो, ये बात समझ में नहीं आती। आज की कहानी एक ऐसे बाप की कहानी है जिसने अपने बेटे को कातिल बना दिया। आमतौर पर कहते हैं कि माँ बाप एक बच्चे के लिए सबसे बेस्ट टीचर होते हैं, सबसे बेस्ट गुरु होते हैं, क्योंकि बच्चा जो कुछ सीखता है, चाहे वो चलना हो, पहली बार बोलना हो, पहली बार हंसना रोना हो, वो सब माँ बाप की आगोश में और गोद में और घरों में ही होता है। तो माँ बाप से बेहतर कोई गुरु या टीचर या उस्ताद हो नहीं सकता। लेकिन अगर कोई माँ बाप या बाप अपने ही बच्चे को, अपने ही बेटे को एक कातिल के तौर पर ट्रेनिंग दे, तैयार करे, पूरे 9 साल तक इंतज़ार करे कि उसका बेटा बड़ा हो और फिर उसके हाथों से वो अपना बदला पूरा करे, अपने बेटे के हाथों से कत्ल कराए। और कमाल का कि शातिरपना ये कि वो बाप दिन भी गिन रहा है कि उसका बेटा कब 18 साल का होगा, कब बालिग होगा, और बालिग होने से सिर्फ एक दिन पहले, 24 घंटे पहले ही उसके हाथों से कत्ल करवाना है। क्यों? क्योंकि अगर बालिग होने से एक दिन पहले उसके हाथों से खून हो जाता है तो हमारे कानून के हिसाब से फिर वो जुवेनाइल कोर्ट का मामला होगा, यानी उसको बड़ों की जेल में नहीं भेजा जाएगा, नहीं बड़े जैसा मुकदमा चलेगा। तो बच्चों के हाथों होने वाले जुर्म के हिसाब से मुकदमा होगा जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट या सजा सिर्फ 3 साल है। तो पूरे 9 साल तक एक बाप बदले की आग में झुलसता रहा और इंतजार करता रहा कि उसका बेटा कब बालिग होने की दहलीज पर खड़ा हो। और फिर जैसे ही वो दिन आता है, सचमुच वो बेटा अपने बाप का बदला लेता है, एक कत्ल करके। ये कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक प्रॉपर्टी डीलर नाम खुशीराम। खुशीराम की अपनी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, परिवार में एक बेटा, सब कुछ ठीक था। लेकिन प्रॉपर्टी का धंधा ही ऐसा होता है जिसमें दुश्मनी भी बहुत होती है। तो खुशीराम की इसी प्रॉपर्टी डीलिंग के चक्कर में लखपत सिंह कटारिया नाम के एक और शख्स से झगड़ा हुआ। अब लखपत सिंह कटारिया थोड़े ताकतवर, बात 9 साल पुरानी है, 2016 की। 2016 में यह झगड़ा हुआ। छोटे मोटे झगड़े के बाद एक दिन नौबत ऐसी आई कि लखपत सिंह कटारिया ने अपने लोगों के साथ मिलकर खुशीराम पर हमला कर दिया। खुशीराम को बहुत बुरी तरह पीटा। पिटाई इतनी जबरदस्त थी और इतने गहरे जख्म थे कि अगले 9 महीने तक खुशीराम बिस्तर से नहीं उठ पाए और वो बिस्तर पर पड़े रहे। 9 महीने तक जब तक वो बिस्तर पर थे तब तक वो यही सोचते रहे कि कैसे वो इसका बदला लेंगे। 2016 में जब ये हादसा हुआ तब खुशीराम का बेटा 9 साल का था। पिता अस्पताल में, बेटा भी जाकर देख रहा है, पूरा परिवार परेशान, और इधर बिस्तर से उठ पाने की हालत में नहीं खुशीराम। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और तभी एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे ख्याल आया। ख्याल ये कि जो कुछ उसके दुश्मन ने उसके साथ किया वो उसका बदला लेगा। लेकिन उसे लगा कि पता नहीं फिर से वो कभी अपने पैर पर खड़ा हो पाएगा कि नहीं, तो बदला कौन लेगा। एक रोज बेटा अस्पताल आया हुआ था, बेटे की तरफ देखा और खुशीराम ने उसी पल तय किया कि उसकी इस पिटाई और इस बेइज्जती का बदला कोई और नहीं, उसका अपना बेटा लेगा। लेकिन तब 9 साल की उम्र में मासूम बच्चा कहां वो लड़ पाता, कहां बदला ले पाता। लेकिन खुशीराम के दिल में नफरत इस कदर घर कर गई थी कि उसने कहा कि वक्त का इंतजार करेंगे, लेकिन बदला बेटा ही लेगा। 9 महीने के बाद अब खुशीराम घर पर, सब कुछ जिंदगी वापस पटरी पे, सब ठीक ठाक, लेकिन बदले वाली भावना मन से नहीं गई। और इधर जब उसने तय कर लिया तो अब एक माँ बाप जो अपने बच्चे को अच्छी तालीम, अच्छा इंसान, एक कामयाब इंसान बनाने के लिए सब कुछ झोंक देते हैं, यहाँ ठीक उल्टा। अब ये बाप अपने बेटे को बुराई के रास्ते पर चलने की तालीम दे रहा है। वो उसे बता रहा है कि क्रिमिनल कैसे बनते हैं, वो उसे बता रहा है कि लोगों से कैसे मारपीट करते हैं, वो उसे बता रहा है कि कैसे जो लोग हैं उनको डराते हैं, धमकाते हैं। अब एक छोटा बच्चा, बाप उसे ट्रेन कर रहा है, उसे लगा इससे बेहतर चीज क्या होगी, शायद पिता सही कह रहे हैं। वो बाप के कहने पर चलता रहा, धीरे धीरे बुरे रास्ते पर बढ़ता रहा, बुरी आदतें लगती रहीं और बाप उसकी हर बुराई पर खुश होता रहा कि मेरा लड़का सही ट्रैक पर जा रहा, सही रास्ते पर जा रहा है। जैसे कोई माँ बाप जो उसका बच्चा लायक होता है, इम्तिहान में कामयाबी हासिल करता है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनकर परिवार वालों के नाम रोशन करता है, तो वहाँ जब यहाँ इस मामले में उसका बेटा कोई बुराई करता है, किसी से झगड़ा करता है, किसी को पीटता, बाप की आंखें चमक उठती। उसे लगता है यही तो चाहिए,
और ये सही ट्रैक पर जा रहा है। एक दिन उसकी कसम शपथ का बदला उसका ये बेटा लेगा। धीरे धीरे वक्त बीता। अब बेटा 17वें साल में दाखिल हो गया, बालिग होने में 1 साल। बाप ने अचानक सोचा कि अगर उसका बेटा उसका बदला लेता है तो उसे अंजाम भी पता है। उसे मालूम था कि इसके बाद कत्ल के इल्ज़ाम में आज न कल बेटा पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, पूरी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी, बाकी तो 9 साल उसने कर ही दिए। लेकिन फिर बाप के दिमाग में ख्याल आया कि अगर उसका बदला भी पूरा हो जाए और उसके बेटे को ज़्यादा सज़ा भी ना हो, 2-3 साल के अंदर वो बाहर आ जाए, तो फिर क्या बेहतर है। तभी उसे आइडिया आया कि इस देश में जो भी जुवेनाइल क्राइम होते हैं, जो भी बच्चे जो 18 साल से कम के हैं, जो बालिग नहीं हैं, उनके हाथों खून भी हो जाए, रेप भी हो जाए, उन्हें बड़े और पेशेवर कातिल या रेपिस्ट ही जैसी सज़ाएं नहीं मिलती। उन्हें तो जेल भी नहीं भेजा जाता, उन्हें सुधार गृह भेजा जाता है और वहाँ आराम से वो 3 महीने 3 साल के अंदर बाहर आ जाते हैं और वहाँ रहना, खाना पीना सब जेल के मुकाबले बड़ा आरामदेह होता है। बस खुशीराम ने तय कर लिया कि बेटा अगर बदला लेगा तो ठीक 18वें साल की दहलीज पार करने से पहले, यानी जब उसके हाथ से खून हो तो नाबालिग हो, बेशक उसके 24 घंटे बाद वो बालिग हो जाए। अब धीरे धीरे 18वां साल करीब आ रहा है। अगस्त से ही बाप ने अब साजिश रचनी शुरू कर दी। 9 साल का बदला बेटे से लेना है, बेटे के हाथ से। जिस जगह पर उसका दुश्मन यानी लखपत सिंह कटारिया रहा करता था, इत्तेफाक से वहीं खुशीराम के एक रिश्तेदार रहते थे। बेटे को सारी ट्रेनिंग दे दी, यहां तक कि कहा कि तुझे कट्टा भी खुद ही हासिल करना है, जा ढूंढ कहाँ मिलता है, बुरे लोगों के बीच मिलेगा। बेटा वो भी ले आया। इसके बाद अब सितंबर का महीना है। 26 सितंबर को बेटे का 18वां जन्मदिन है। बेटा 26 सितंबर को बालिग होने वाला है और 25 सितंबर की तारीख तय की बाप ने, खुशीराम ने, अपने बेटे के हाथों से कत्ल करवाने का, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। सितंबर के पहले हफ्ते में उसने अपने बेटे को उस मोहल्ले में भेज दिया जहां लखपत सिंह कटारिया रहा करते थे और वहीं उनका एक रिश्तेदार। अब ये बच्चा लखपत सिंह कटारिया और उसके परिवार को पता ही नहीं है किसका बेटा है। अब वो आकर अपने रिश्तेदार के घर रहने लगा। रिश्तेदारों को लगा कुछ दिनों के लिए आया, मन बहल जाएगा। उन्हें पता ही नहीं था वो उस घर में इसलिए आया है क्योंकि पिता ने बताया था, जा और उस घर में जाने के बाद पड़ोस में रहने वाले लखपत सिंह कटारिया की रैकी कर, देख कि उसका रूटीन क्या है, सुबह कब उठता है, कब बाहर जाता है, कब घर आता है, कब कहाँ कहाँ जाता है। 15 दिन तक अगले उस बेटे ने रैकी की। 15 दिन तक रैकी करने के बाद उसे पता चला कि ये सुबह सुबह एक पार्क है, ये मालवीय नगर दिल्ली की कहानी है, वहाँ पर एक पार्क है और लखपत सिंह कटारिया डेली सुबह उठकर उस पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। उसने हर तरफ रैकी कर ली। उसके बाद उसे लगा कि सबसे आइडियल जगह यही पार्क है क्योंकि वहाँ सुबह का वक्त होता है, लोगों की भीड़ नहीं होती, कम होते और उस वक्त वो अकेला होता है, आसानी से उस पर हमला कर उसे मारा जा सकता है। 15 दिन की रैकी के बाद बेटा अपने बाप से मीटिंग करता है और ये तय होता है कि अब 25 सितंबर इस मौत की तारीख होगी। प्लान के तहत अब बेटा, बाप ने चूंकि पहले ही ट्रेन कर रखा था, देसी कट्टा भी ले आया। इसके बाद 25 सितंबर की सुबह इधर बाप को यह भी है कि अपना बदला पूरा होते हुए देखना है, उसे लखपत सिंह कटारिया को मरते हुए देखना है और अपने बेटे के हाथों से मरते हुए देखना, क्योंकि बदला बेटे के हाथ से दिलवाना था। 25 सितंबर की सुबह खुशीराम अपने बेटे को मोटरसाइकिल पर लेकर, बेटा ही मोटरसाइकिल चला रहा है, उस पार के करीब पहुंचता है। 15 दिन की रेकी थी, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट। लखपत सिंह कटारिया आने वाले खतरे से अनजान सुबह उठते हैं और उस पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों बाप बेटा पार्क के बाहर मोटरसाइकिल को रोकते हैं और इसके बाद पार्क के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर जाने के बाद सबसे पहले वो उसे डंडे और बाकी चीज़ों से बुरी तरह पीटते हैं, क्योंकि खुशीराम की भी पिटाई की गई थी। वो चाहता था कि गोली मारने से पहले वो भी अपने दुश्मन को डर से चीखता हुआ देखे। तो पहले उसकी अंधाधुंध पिटाई की। सुबह का वक्त, लोग थे नहीं, और जब पिटाई से मन भर गया तब फिर उसी कट्टे से लखपत सिंह कटारिया को गोली मार दी। गोली मारने के बाद दोनों बाप बेटे उठी मोटरसाइकिल से अब वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पार्क में कुछ लोगों की नज़र पड़ती है, बात पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस अब छानबीन करती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। उधर घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर दुश्मनी की बात की जाए तो 9 साल पुरानी दुश्मनी थी, वो भी भूल गए कि शायद खुशीराम भी भूल चुका है। अब
पुलिस के सामने दिक्कत थी कातिल को ढूंढना। पुलिस ने आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। 650 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। उन्हीं कैमरों में वो मोटरसाइकिल भी नजर आई। मोटरसाइकिल के जरिए अब पता चला कि ये खुशीराम से जाकर इसका कनेक्शन जुड़ता है। खुशीराम के मोबाइल पर कॉल किया गया, वो स्विच ऑफ। पुलिस को और शक हुआ। इस दौरान बाप बेटे में यह तय हुआ था कि इस कत्ल के बाद दोनों दिल्ली के बाहर अलग अलग जाएंगे। सबसे पहले खैर पुलिस मोबाइल के जरिए और फिर परिवार वालों से बातचीत कर उस नाबालिग बेटे तक पहुंचती है, उसे उठाकर लाती है। बेटे की गिरफ्तारी की खबर खुशीराम को मिलती है। इसके बाद खुशीराम भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। अब दोनों को गिरफ्तार कर लाया जाता है। इसके बाद उन दोनों से पूछताछ की जाती है और जब पूछताछ की जाती है तब ये बदले की वो कहानी पुलिस वालों को सुनने की मिलती है कि पुलिस वाले बाप का ही चेहरा देखते रह गए कि एक ऐसा बाप है जिसने अपने अंधे बदले की आग में अपने बच्चे को झोंक दिया। 9 साल की उम्र क्या होती है, उस बच्चे के दिमाग में जितनी आप अच्छी बातें डालें उतनी अच्छी चीज़ें सीखेगा, बुरी बातें डालेंगे उससे खतरनाक और कुछ नहीं होगा। अपने बदले के लिए एक बाप ने अपने बेटे का भविष्य बर्बाद कर दिया। बेशक माइनर था जब उसने कत्ल किया, सिर्फ 24 घंटे कम, लेकिन 3 साल बाद अगर माइनर के हिसाब से उस पर मुकदमा चला और 3 साल से ज़्यादा वो फिर बाल सुधार गृह में रहेगा नहीं, वापस आएगा, तब 18-3-21 का होगा। लेकिन क्या ये इंसिडेंट बाकी के तमाम उम्र उसे जीने देंगे या उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी उसके साथ अब उसी तरह का बर्ताव करेंगे जो 25 सितंबर से पहले कर रहे थे? शायद नहीं। और क्या पता अगर ये पूरी चीज़ें अदालत में ढंग से रखी गई कि एक कत्ल जिसकी साजिश 9 साल से रची जा रही थी और उसमें एक बच्चा अपनी कच्ची उम्र से पक्की उम्र की तरफ बढ़ता जा रहा और इसी मकसद और इंटेंशन के तहत, तो शायद ये केस फिर जो हो वो बच्चों के हिसाब से ना हो, फिर ये केस एक बड़े के हिसाब से भी मुकदमा चल सकता है। कुछ ऐसी रूलिंग है जिसमें कहा गया कि अगर वो नाबालिग भी हो लेकिन उसका दिमाग उस लेवल का सोच रहा है जो एक शातिर क्रिमिनल सोचता है, तो ऐसी सूरत में, ऐसे सिचुएशन में ऐसे केस को आप बालिग केस के तौर पर भी डील कर सकते हैं। ऐसे कुछ मुकदमे हुए। तो ये दिल्ली पुलिस पर है कि वो किस तरह का इस मामले में केस तैयार करती है। लेकिन अफसोसनाक केस है, इसलिए क्राइम, क्रिमिनल, कत्ल सब कुछ होता है। लेकिन अगर माँ बाप ही अपने फायदे के लिए, अपने बदले के लिए अपने ही बच्चे को जुर्म के रास्ते पर ढकेल दें, वो भी सीधा तमंचा थमाकर कत्ल करने के लिए, तो फिर इसको क्या कह सकते? निहायत अफसोस। खैर, इस कहानी में आज इतना।